ड्यूरिंग फ्री फॉल हो रहा हो, ऊपर से नीचे मोशन हो रहा हो, तब वैल्यू ऑफ जी की डायरेक्शन क्या होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। और ड्यूरिंग इसी तरह अपवर्ड मोशन हो रहा हो तब वैल्यू ऑफ जी की यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। इस तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन और फ्री फॉल में क्या फ़र्क है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी जो मोशन हो रहा होता है वो क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो दोनों में क्या फ़र्क है। तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ट्रांसलेटिव मोशन चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड, जिसके अंदर हम बात करेंगे फ्री फॉल मोशन के ऊपर या मोशन अंडर द ग्रेविटी। मोशन अंडर द ग्रेविटी या फ्री फॉल का कंसेप्ट गैलीलियो ने दिया था और गैलीलियो का कहना था कि अगर एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस रहे तो तमाम मैसेज जिनका मैसेज डिफरेंस हो तो उनका भी जो मोशन अंडर द ग्रेविटी है वो कांस्टेंट होगा, उनका कहना था। अब फ्री फॉल मोशन क्या होता है कि जितने भी बॉडीज़ हैं अगर उनको फॉल करवाया जाए अर्थ के करीब से, मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ अगर है अर्थ के डिस्टेंस से बहुत दूर, यानी कि खास तौर पर जो अर्थ का रेडियस है उससे कम डिस्टेंस रहे, अर्थ के रेडियस से क्या रहे, कम डिस्टेंस रहे 6400 किलोमीटर से नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ से अगर किसी बॉडी को रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, वो जो बॉडी है वो एक्सेलरेट करती है कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करती है। क्यों करती है, इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो क्या करती है, बॉडी एक्सेलरेट करेंगे। तमाम बॉडीज, कोई भी बॉडी अगर हम रिलीज करें या तमाम बॉडीज रिलीज करें तो उनके यानी कि एयर के इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से क्या करेंगे, ये एक्सेलरेट करेंगे। तो ये कहना था। तो मतलब फ्री फॉल मोशन के अंदर हमें ये बात पता चली कि कोई भी बॉडी जिसको हम क्या करें, रिलीज करें नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो बॉडीज, वो तमाम बॉडीज क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो क्या बात लिख सकते हैं जी, ऑल बॉडीज या एनी बॉडी रिलीज नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेट under the influence of फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या कर जाएंगी, एक्सेलरेट करेंगी। अब बात करते हैं कि ये जो एक्सेलरेट करने का कंसेप्ट है ये तमाम बॉडीज करती हैं। तो जो भी बॉडीज हैं, यानी कि अगर हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस बात करें, क्योंकि गैलीलियो का कंसेप्ट है ना, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस बात करें तो तमाम बॉडीज एक्सेलरेट करेंगे विद कांस्टेंट या सेम एक्सेलरेशन के साथ। अब वो जो कांस्टेंट और सेम एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इस टाइप के मोशन को हम फ्री फॉल मोशन कहेंगे। और उस टाइम जो बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन गेन करेगी, जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, तमाम बॉडीज हैं वो एक्सेलरेट करती है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। और इस टाइप का मोशन जो एक्सेलरेट करें अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे, फ्री फॉल मोशन कहेंगे। और वो जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या इसको हम जी कहेंगे, स्मॉल जी। तो क्या है जी, इन द एब्सेंस ऑफ, हम लिख सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, all bodies fall with same acceleration, देखिए सेम एक्सेलरेशन के साथ क्या करेंगे, फॉल करेंगे सेम एक्सेलरेशन। तो दिस टाइप ऑफ मोशन ये किस में हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। देन द मोशन under the influence of
इन्फ्लुएंस का मतलब ये है ना प्रेजेंस, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी की प्रेजेंस में जो तमाम बॉडीज फ्री फॉल करेंगे, सेम एक्सेलरेशन के साथ फॉल करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल एक्सेलरेशन। देन द एक्सेलरेशन, देन द मोशन फ्रॉम, ये किस किस कहाँ से होगा? मोशन फ्रॉम नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ is known as free fall acceleration, free fall, ठीक है। एंड द एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, यानी कि फ्री फॉल के अंदर, फ्री फॉल मोशन में जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होगा उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है जी। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ body during free fall is known as acceleration due to gravity। क्या कहेंगे इसको? acceleration due to gravity का नाम देंगे। सही है सर। और नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी कितना होता है? वो ए तो होता है लेकिन जी से लिखते हैं, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। अब ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने कहा कांस्टेंट होती है, तो इसका मतलब है इसकी एक डायरेक्शन भी लेते हैं, क्योंकि फ्री फॉल के दौरान हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि एक्सेलरेट कर रही होती है बॉडी, डाउनवर्ड आते वक्त क्या होती है? एक्सेलरेट करती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जी को पॉजिटिव लिया जाता है। वैसे वैल्यू ऑफ जी जो है ना, वह रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है कि हमेशा देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है, तो बास आथर या बास बुक्स इसको नेगेटिव ही लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इस एजम्पशन को लेंगे कि आपके बुक में इस तरह लिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ जी कब पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, जैसे डाउनवर्ड फ्री फॉल मोशन करें तो उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रही होती है, तो उस टाइम जो है ना कि हम वैल्यू ऑफ जी को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो when a body is freely falling, then its velocity, then it accelerate, मतलब then it accelerate, वो क्या करेगी? accelerate, and its velocity, अब accelerate कर रही तो क्या होगी? velocity increase होगी, and its velocity increases with time, टाइम के साथ इंक्रीज होगी, यही बात है, क्योंकि एक्सेलरेट करने का मतलब है स्पीड अप हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, देन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, देयरफॉर वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज पॉजिटिव, पॉजिटिव लेंगे, जी क्या होगा? प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बात समझियो। अब अगर कोई बॉडी अपवर्ड मोशन करे, जब कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मोशन करे तो वो डिसेलरेट करती है, उसका आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेशन घटता है, इवन उसकी वेलोसिटी है वो भी घटती है, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि उसको डिसेलरेट कर रही है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन जो है ना उसका क्या होता है? एक्सेलरेशन उसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब देखें यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा एक और चीज़, ये एक क्वेश्चन बन करके आया हुआ है आपके बुक में, वो क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा मैं इसके बाद, ठीक है। इसी से रिलेटेड ही है कि कैसे, यानी कि ड्यूरिंग फ्री फॉल हो रहा हो, ऊपर से नीचे मोशन हो रहा हो, तब वैल्यू ऑफ जी की डायरेक्शन क्या होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, और ड्यूरिंग इसी तरह अपवर्ड मोशन हो रहा हो तब वैल्यू ऑफ जी की, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन है, मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा इसी के बाद, या आखिर में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब देखें
तो व्हेन अ बॉडी वर्टिकली थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो क्या होगा, व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, क्या होने जा रहा है इससे, इट्स डिसेलरेट, तो क्या करेगी, डिसेलरेट करेगी, therefore velocity will be decreases and velocity decreases with time and value of g is taken as negative and value of g is taken as क्या लेंगे, नेगेटिव, वैल्यू ऑफ जी को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, यानी कि जी इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जरा इन पॉइंट्स की अगर आपको समझ आ गई तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है आपकी बुक के चार्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है, मान लें यू थ्रो, कह रहे हैं कि आपने थ्रो किया अ स्मॉल बार वर्टिकली अपवर्ड, एक बाल है जिसको अपवर्ड वर्टिकली थ्रो किया, तो लिख देता हूं यू थ्रो, ठीक है, पहले मैं इसको जरा रोकूं फिर इसको लिख देता हूं। अच्छा, ए यू थ्रो अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अप इन द एयर, आपने एक बाल को थ्रो किया ऊपर की तरफ, ठीक है, बाल को क्या किए, थ्रो किया ऊपर की तरफ, ऊपर से तरफ थ्रो किया तो इसने वापस मुड़ के आना है, ठीक है जी। हाउ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ओरिएंटेड, बाल की जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, इनका आपस में क्या वो रिलेशन है कि कहाँ पे वेलोसिटी किस तरफ रहेगी, किस तरफ ओरिएंटेड रहेगी, ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी किस तरफ रहेगी और एक्सेलरेशन किस तरफ रहेगा, और ऊपर से नीचे यानी कि कह रहा है कि पहले ए बॉल इज गोइंग अपवर्ड, अपवर्ड जाते हुए वेलोसिटी की ओरिएंटेशन क्या होगी और एक्सेलरेशन की ओरिएंटेशन क्या होगी, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, और बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड, और नीचे आते वक्त बाल की जो डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन है, वो किस तरफ होगा और वेलोसिटी का किस तरफ होगी। बहुत ही सिंपल सा है, इन्हीं से रिलेटेड है। हमने अभी बात की कोई भी बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन उसकी जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है ये अपोजिट होंगे। देखो वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है, ये आपको पता है। एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, अपवर्ड के केस में, अपवर्ड मोशन के केस में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड, यानी कि ए जो है किस तरफ रहेगा, डाउनवर्ड होगा। इंग्लिश वगैरह लिख लेना है इसकी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा क्योंकि ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगी, ठीक है जी। और वेलोसिटी अपवर्ड होगी, इनिशियली देखें तो अपवर्ड होगी क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा है, और आप सोच रहे होंगे ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होने से डायरेक्शन तो पीछे की तरफ होनी चाहिए। देखें एट द एंड जो है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एट द एंड टॉप पॉइंट पे जाके क्या होगी, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन तो नहीं कह सकते, जी है वो डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वही एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी है वो अपवर्ड होगी, कब होगी, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। अब यहाँ पे आ जाए, और एक्सेलरेशन अब डाउनवर्ड आ रही है तो इसमें एक्सेलरेशन फिर डाउनवर्ड होगा, क्योंकि जो जी है या ए है वो क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रही है। अब वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड होगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू ईच अदर, where the direction of acceleration will be downward and direction of velocity will be upward during upward motion, ठीक है जी, of a ball। अब यहाँ पे velocity हमने लिखा क्या, velocity भी डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी इस केस में जब ऊपर से नीचे आ रहा, ठीक है, उस वक्त इसका मोशन भी नीचे की तरफ है और वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है, और एक्सेलरेशन तो ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन को सेम मानते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा था कि नेगेटिव लेते हैं, इस कंसेप्ट के तहत अगर देखें तो बाज़ दफ़ा इसको भी नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि हमेशा डाउनवर्ड लेते हैं, वो वर्टेक्स पे डिपेंड करेगा वाई को। अगर आप
ये ले लेते हो, मतलब ये ओरिजिन लेते हो, तो इसके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव, इसके नीचे क्या होगा नेगेटिव होगा। तो डाउनवर्ड लग रहा है तो इसलिए हमेशा नेगेटिव भी लिया जाता है। ठीक है जी, वो न्यूमेरिकल पे आप लगाएंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको वहाँ पे अंदाज़ा होगा इसके अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ गई। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये तो बातें होगी। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि जैसे कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, यानी कि फ्री फॉल मोशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा। बहुत ही सिंपल है कि फ्री फॉल मोशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच में क्या डिफरेंस होगा वो देख लीजिए। देखिए फ्री फॉल मोशन जो है उसमें हम क्या करते हैं, फ्री फॉल मोशन में बी मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही मोशन हो रहा होता है फ्री फॉल में। और हम यही बात प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन और फ्री फॉल में क्या फ़र्क है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी जो मोशन हो रहा होता है वो क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, तो फ्री फॉल मोशन में जो मोशन है वो होता है स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है जी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है लेकिन मोशन विल बी इन अ स्ट्रेट पाथ। पूछ रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्री फॉल मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। देखें इन टर्म ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इन टर्म ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में क्या होगा दोनों में से। अब देखें फ्री फॉल मोशन इन टर्म ऑफ हम क्या देख रहे हैं, फ्री फॉल मोशन में क्या होता है, ये भी हमारे पास मोशन होता है किसमें, इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है सर। लेकिन इसको हम रिलीज कर रहे हैं एकदम से, मतलब नीचे फेंक रहे हैं, तो ये स्ट्रेट पाथ में मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन। दिस मोशन ये हो जाए ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे होगा ये मोशन, स्ट्रेट लाइन पे होगा, स्ट्रेट लाइन। अब उसमें क्या फर्क है, ये भी है मोशन, जो प्रोजेक्टाइल है इसकी बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें क्या होगा, इसकी इंग्लिश वगैरह बना के लिख दो बच्चों, ठीक है जी। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मोशन है वो भी होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही होता है, सही है। लेकिन ड्यू टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी, जब इसको हम थ्रो कर रहे होते हैं ना, थोड़ा इस तरह का होता है, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी ऐसे थ्रो करते हैं, आप आगे पढ़ेंगे भी, अगर किसी से भी पढ़े हैं तो फिर भी अंदाजा होगा। इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ होती है जो कि एंगल बनाती है, तो इसके एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जिसे वी cos थीटा। ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, द प्रोजेक्टाइल विल मूव इन अ कर्व ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो लिख सकते हैं ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मूव्स इन अ कर्व ट्रेजेक्ट्री। समझ आई, है कि कर्व किस्म का रास्ता होगा। तो किस में ये होता था हमारे पास, प्रोजेक्टाइल मोशन में। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है। देखो अभी नेक्स्ट हम देख रहे हैं कुछ एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए ये कुछ एमसीक्यूज है, इनको डिस्कस करते हैं तो कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी फ्री फॉल मोशन से रिलेटेड। वो अजम्पशंस हम एमसीक्यूज को डिस्कस करने से हमारे न्यूमेरिकल में ये चीज़ें यूज़ होने वाली है, ठीक है जी।
अब देखें कि व्हाट अजम्पशन मस्ट बी मेड फॉर कंसीडर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो हमें क्या अजम्पशन माननी होती है। वैसे रियल लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई जगह नहीं होती जहाँ पे ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये तो चलो पॉसिबल है, आप जस्ट उसको ड्रॉप कर देते हो। ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी कब होगी? जब ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप करें, जस्ट रिलीज करें, ऑब्जेक्ट जस्ट ड्रॉप, देन आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो के बराबर ली जाती है। अदरवाइज इनिशियल वेलोसिटी वो अक्सर देते हैं केसेस में। तो फ्री फॉल के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो अज्यूम करते हैं। और नो एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होनी चाहिए फ्री फॉल के केस में। ओवरऑल रियल लाइफ में तो एयर रेजिस्टेंस होती है, और एयर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है फ्री फॉल मोशन में, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो आप उसमें ये कहोगे कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो बॉडी का जो मोशन है या वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस भी ज़ीरो होनी चाहिए। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होनी चाहिए। अब फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, वहाँ पर भी फ्री फॉल कंसिडर नहीं होगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जब फ्री फॉल होता है तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा होता है। तो ये ऑप्शन होगा ऑल, तमाम चीज़ें होनी चाहिए तब फ्री फॉल कंसिडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ आई कि नहीं? फ्री फॉल के लिए ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए। अब फ्री फॉल हो रहा हो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो रहा होता है। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, वो हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो तब यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अगर एप्लीकेबल है तो वो एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी चेंज हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ जी, यानी कि ए की जगह हम जी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी लिख सकते हैं। बात समझ आ गई? अगर सेकंड है तो S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर, क्योंकि बोला तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है फ्री फॉल के लिए। तीसरी जो है 2GS इक्वल टू वी एफ का स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन, ये इक्वेशन यूज करके हम यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं इससे रिलेटेड। अब आज हम नेक्स्ट वाले एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ कह रहा है कि कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया कैसे जो है फ्री फॉल और ग्रेविटेशनल मोशन से रिलेटेड है। देखो फ्री फॉल और कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया बहुत अहम है, क्योंकि जो कोई बॉडी होगी उसका मैस होगा, तो मैस ही डिफाइन करेगा कि उसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो किस तरफ लग रही है, क्योंकि मैस किस पे डिपेंड करता है? वेट ना, वेट है मतलब mg है। अब देखो, अब उसका जो मैस है, मैस को क्या कहते हैं? इनर्शिया ना। मैस क्या है? इनर्शिया है। तो इनर्शिया होगा तो मैस होगा, यानी कि मैस मतलब है, मैस होगा तो फिर वेट होगा। अब वेट ही डिफाइन करेगा। हम कहते हैं ना कि हमेशा किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो वेट के डायरेक्शन के अपोजिट लगती है। आई समझ? तो अगर कोई फ्री फॉल कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसका वेट डाउनवर्ड है, मतलब वेट डाउनवर्ड है, तो उसके फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड लगेगी, और वो जो रास्ता होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा इन केस ऑफ फ्री फॉल। इसी तरह प्रोजेक्टाइल में अगर देखें तो उसका वेट का कंपोनेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से क्या होते हैं? इसके कंपोनेंट बनते हैं, तो इसकी वजह से वो कर्व मोशन करने लगता है। तो कहने का मतलब है कि इनर्शिया ही डिसाइड करता है कि बॉडी की ट्रेजेक्टरी क्या होगा, रास्ता क्या होगा ऊपर से आते हुए गिरते वक्त। अगर थोड़ा ऐसे करके फेंकेंगे तो उसके वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट यानी कि इनर्शिया किस तरफ लगेगी उसी तरफ वेट होगा, और उसी तरफ यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी और वो उसी तरफ, उसी रास्ते में मूव कर जाएगा, उसी ट्रेजेक्टरी पे मूव करके चला जाएगी वो बॉडी। अब देखें तो इनर्शिया अफेक्ट द स्पीड ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, नहीं करती इफेक्ट। तो हमने फ्री फॉल मोशन हो रहा हो तो उसमें मैसेस जो भी हो, इनर्शिया जो भी हो, इनर्शिया मीन्स मैस जो भी हो, तो वो उससे इफेक्ट नहीं होने वाली। समझ आ गई कि नहीं? इनर्शिया काजेस ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को रेजिस्ट नहीं करती है, बल्कि ग्रेविटी ही डिपेंड इतनी ही लगती है जितना इनर्शिया हो। इनर्शिया और जी का मल्टीप्लाई हो, वेट आता है तो वेट के बराबर लगती है, तो वो इससे रेजिस्ट नहीं करती है। इनर्शिया डिटरमाइन द ट्रेजेक्टरी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जस्ट ट्रेजेक्टरी को डिफाइन कर सकती है इनर्शिया कि रास्ता किस तरफ होगा, वेट जिस तरफ लगेगा उसी तरफ
ग्रेविटी लगी और उसी तरफ ट्रेजेक्ट्री होगी। इनर्शिया इज इररिलेवेंट इन फ्री फॉल, इररिलेवेंट नहीं है यार, मत कहो इररिलेवेंट, सही है ना, इररिलेवेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। तो उम्मीद